नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज से हम सामान्य अध्ययन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। और सामान्य अध्ययन दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा में जो है यहाँ से आपका 35 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, जिसमें दोस्तों हमने पहले ही जो है सामान्य अध्ययन में कुछ आपके टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं, जिसमें आपका सूचना का अधिकार अधिनियम है और साथ ही साथ भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं और मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और साथ ही साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रीय आंदोलन जो है, ये कुछ टॉपिक इसमें पहले कंप्लीट करा रखे हैं। उनको आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए, ठीक है। और सामान्य अध्ययन में दोस्तों आज हम भारत का इतिहास देखेंगे और भारत के इतिहास में दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास हम आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताते हुए चलूँ कि उत्तराखंड जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इनको आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जिनको इनकी पीडीएफ चाहिए वो जो है 31 से पहले जो है ये पीडीएफ ले लें। उसके बाद दोस्तों फिर पीडीएफ जो है प्रोवाइड नहीं होंगी उत्तराखंड जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। और प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। इसमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, किन स्रोतों के माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं, उन सभी स्रोतों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और ये पार्ट 1 रहेगा दोस्तों। और साथ ही साथ आप जानते ही हैं इतिहास का जनक किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। और ये कहाँ के थे, यूनान के थे, ठीक है। चल तो प्राचीन भारत का इतिहास हम जानेंगे आज की क्लास में। और प्राचीन के बाद दोस्तों हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे, यानी कि मध्यकाल जानेंगे। और उसके बाद फिर आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे। तो देखिए प्राचीन, जैसे हमने उत्तराखंड जीके में, उत्तराखंड इतिहास में आपने देखा होगा, उत्तराखंड का इतिहास हमने इसी प्रकार हमने देखा था, जिसमें प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल देखा था। इसी प्रकार हम भारत के इतिहास को भी देखेंगे, ठीक है। चल देखिए दोस्तों, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। तो देखिए आप सभी जानते हैं भारतवर्ष जो है, भारत जो है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अथवा भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अथवा भरत की संतान कहा गया है, ठीक है। तो याद रखना है कि महाकाव्य और पुराणों में भारत को क्या कहा गया है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। क्या कहा गया है, भारतवर्ष कहा गया है, ठीक है। उसी प्रकार यूनानियों ने दोस्तों, ठीक है, यूनानियों ने भारत को क्या कहा है, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उन्होंने जो है हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं कि भारत को महाकाव्य और पुराणों में क्या कहा गया है, भारतवर्ष कहा गया है। और साथ ही साथ यूनानियों ने भारत को क्या कहा है, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है। और जो मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार हुए उन्होंने भारत को क्या कहा है, हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ दोस्तों मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूं, जिससे आप टॉपिक जो है अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इतिहास की। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इतिहास की परिभाषा आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास देखिए किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का जो कालक्रमिक विवरण है उसको हम इतिहास कहते हैं। तो उसको याद रखेंगे, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का जो है कालक्रमिक विवरण क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इसको आप याद रखेंगे। आप सभी जानते हैं इतिहास की परिभाषा, ठीक है। चल आगे बात करें दोस्तों, तो देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की बात करें तो देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्या स्रोत हैं, किस प्रकार से हम दोस्तों अपने प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं। तो ये स्रोत हैं, क्या क्या स्रोत हैं ये आप याद रखेंगे। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत आप सभी ने पढ़े हैं, और विदेशी विवरण हो गया,
धर्म ग्रंथ होंगे और ऐतिहासिक ग्रंथ होंगे। इनके माध्यम से दोस्तों हम प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की। कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत होते हैं उन सभी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ जो है आगे की क्लासों में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। ठीक है, और पुरातात्विक स्रोत को देखने से पहले दोस्तों आपको 3 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? प्रागैतिहासिक काल किसको बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं, और ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं। कहने का मतलब ये है प्री हिस्टोरिक पीरियड हो गया आपका, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। ये तीनों के बारे में आपको याद रखना है। मैंने उत्तराखंड का जब इतिहास बताया था आपको, वहां भी बताया था मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल किसको बोलते हैं। यहां से भी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको याद रखनी है सारी चीजें। देखिए, तो देखिए अब प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो देखिए प्रागैतिहासिक काल जिसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, इसका काल क्या है, कब से कब तक माना जाता है प्रागैतिहासिक काल? देखिए, मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये अध्ययन का एकमात्र स्रोत जो है क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य है, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन का एकमात्र जो स्रोत है वो क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य है। ठीक है, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है किस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए, नहीं थे, तो वो था आपका प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को याद रखेंगे। उसी प्रकार आपका क्या है? दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, इसका काल देखिए 3000 ईस्वी पूर्व से लेके 6000 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, याद रखेंगे। और आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, ठीक है, किंतु अपठनीय है। यानी कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है, यहाँ लिखित साक्ष्य तो मिले दोस्तों, उपलब्ध थे, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तीसरा आपका आता है ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। और हिस्टोरिकल पीरियड का देखिए टाइम 600 ईस्वी पूर्व से आगे, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व से आगे के काल को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। और इस पीरियड में दोस्तों पुरातात्विक व साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य जो हैं उपलब्ध थे। ठीक है, तो दोनों तीनों चीजें आपको याद रखनी है। प्रागैतिहासिक काल किसे बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, किंतु अपठनीय थे, उनको पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल में दोनों जो हैं आपके पुरातात्विक व साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। ठीक है, तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल पीरियड, तीनों के बारे में आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनमें पहला हम आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं पुरातात्विक स्रोत। चलिए, तो देखिए पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए पुरातात्विक स्रोत जिसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं, और पुरातत्व का मतलब क्या होता है? पुरातन ज्ञान, यानी कि जो पहले का जो ज्ञान है उसको बोलते हैं हम पुरातन ज्ञान, यानी कि पुरातत्व। ठीक है, देखिए यह वह विज्ञान है दोस्तों, आर्कियोलॉजी, जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों आर्कियोलॉजिकल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं, इसमें क्या होता है आपने पढ़ा होगा, ये एक विज्ञान है दोस्तों। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है? पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई की जाती है। ठीक है, और उससे क्या किया जाता है? खुदाई से प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन, यानी कि प्राचीन काल में जो लोग जीते थे, किस प्रकार के जीते थे, किस प्रकार से वो लोग जीते थे, किस प्रकार से वो लोग रहन सहन कैसा था, किस प्रकार से वो लोग रहते थे, तो इसके बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी? वो होगी आपका पुरातात्विक स्रोतों से। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पुरातत्व क्या है आपको ये भी याद रखना है। कुछ 2 परिभाषाएं हैं आपकी, इनको आप याद रखेंगे। 2 परिभाषाएं क्या हैं पुरातत्व की? देखिए पहला है गार्डन चाइल्ड के अनुसार, आपको याद रखना है गार्डन चाइल्ड के अनुसार क्या परिभाषा दी है पुरातत्व की। देखिए भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व है। तो गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा कि जो भौतिक अवशेष हैं,
ठीक है, यानी कि जो पहले लोगों के जो जो पहले रहन सहन था, लोग पहले रहते थे, किस प्रकार से लोग जीवन यापन करते थे, उनके अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही क्या है, पुरातत्व है। ये किसने कहा, गार्डन चाइल्ड ने कहा। इसी प्रकार दूसरी जो परिभाषा है इसको भी आप याद रखेंगे, एच डी सांकलिया। ठीक है, एच डी सांकलिया के अनुसार पुरावशेषों के अध्ययन को पुरातत्व मानते हैं। ठीक है, ये क्या मानते हैं, पुरावशेषों के अध्ययन को पुरातत्व मानते हैं, एच डी सांकलिया, नाम याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों पुरातत्व से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो है मार्टिमर व्हीलर का नाम। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, सर मार्टिमर व्हीलर। क्यों इनका नाम याद रखना है, देखिए पुरातत्व को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले विद्वानों में सर मार्टिमर व्हीलर का नाम उल्लेखनीय है। तो याद रखेंगे, सर मार्टिमर व्हीलर ने दोस्तों पुरातत्व को, यानी कि आर्कियोलॉजी को जो है एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम किया, इसलिए इनका नाम जो है दोस्तों उल्लेखनीय है। नाम याद रखेंगे, सर मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां अधिक प्रामाणिक हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः पुरालेख, मुद्राशास्त्र, स्मारक, अवशेष, मृदभांड, मूर्तिकला और चित्रकला आती है। तो आपको ये याद रखना है, हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत देख रहे हैं, जिनमें मैंने आपको बताया कि हम पहले पुरातात्विक स्रोत देख रहे हैं। आज की क्लास में हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में ही जानेंगे। बाद में फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है फिर साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा करेंगे। देखिए, पुरातात्विक स्रोतों में मैंने आपको बताया कि पुरातात्विक स्रोत क्या हैं, कौन कौन से हैं, पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन सा आता है, कौन कौन सी सामग्रियाँ आती हैं, जो पुरातात्विक सामग्रियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, पहला है पुरालेख, ठीक है, यानी कि अभिलेख कौन कौन से हैं, ठीक है, इन पर चर्चा करेंगे। मुद्रा शास्त्र हो गया आपका, स्मारक, अवशेष, मृदभांड, मृदभांड यानी कि मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे, साथ ही साथ मूर्ति कला और चित्रकला। तो इनके माध्यम से हम अपने प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं, यानी कि उस समय किस प्रकार की चित्रकला उस समय थी, ठीक है, और मूर्तिकला किस प्रकार की थी, ठीक है, जिनसे हम पता कर सकते हैं कि उस समय किस प्रकार के लोग जो हैं जीवन जीते थे, किस प्रकार से उनका रहन सहन था। और साथ ही साथ मृद भांड, मिट्टी के बर्तनों से भी हम दोस्तों पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका मुद्रा शास्त्र है, यानी कि उस समय जो सिक्के थे उस समय के, उनसे भी हम प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो ये सारे जो हैं दोस्तों पुरातात्विक सामग्रियाँ हैं, इनको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके पुरालेख, मुद्रा शास्त्र, स्मारक, मूर्तिकला। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम पुरालेख देखते हैं, जिसको अभिलेख बोलते हैं। देखिए क्या है इसमें, ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। तो यहाँ आप याद रखेंगे कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम बात करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, वो है आपका अभिलेख। ठीक है, इस काल में अभिलेख जो है पत्थर व धातु की चादरों पर खुदे मिले हैं। तो आपको याद रखना है कि जो अभिलेख मिले वो पत्थर या धातु की चादरों पर खुदे मिले। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, अभिलेखों की श्रेणी में सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के हैं। तो ये आप सभी जानते हैं, सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं वो सबसे प्राचीन अभिलेख हैं, इनको आप याद रखेंगे। इसमें से कई बार सम्राट अशोक से क्वेश्चन पूछा गया है कि सम्राट अशोक के किन अभिलेखों में अशोक का नाम जो है, अशोक के नाम का उल्लेख क्या मिला है। तो ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, पुरालेख यानी कि अभिलेख, ये दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है अभिलेख। इसमें बात करें अभिलेखों की, तो अभिलेखों की श्रेणी में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है किसके हैं, प्राचीन अभिलेख हैं सम्राट अशोक के। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें आपने याद रखनी है, सम्राट अशोक के जो दो अभिलेख हैं जहाँ से जो है अशोक के नाम का उल्लेख हमें मिलता है, तो ये दो अभिलेख कौन कौन से हैं, ये कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे सम्राट अशोक के दो अभिलेख हैं जिनमें अशोक नाम जो है, अशोक नाम का उल्लेख है। कौन कौन से हैं, पहला है मास्की अभिलेख, नाम याद रखेंगे, मास्की अभिलेख कर्नाटक में है। ठीक है, दूसरा है आपका गुर्जरा अभिलेख, ये आपका मध्य प्रदेश में है। ये दोनों याद रखेंगे, मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख, ये दोनों अभिलेखों से दोस्तों, इन दो अभिलेखों से
अशोक के नाम का उल्लेख है, यानी कि इन 2 अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख है। याद रखेंगे, परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, अशोक के किन अभिलेखों में उनका जो नाम है उसका उल्लेख है, अशोक का नाम उल्लेख है। तो याद रखेंगे, बाकी में अशोक का नाम क्या है, देवाना प्रियदर्शी है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। तो 2 अभिलेखों में ही अशोक का अपना नाम है, बाकी अन्य अभिलेखों में अशोक का नाम अन्य अभिलेखों में क्या है, वो है आपका देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है, याद रखेंगे, दोनों फैक्ट याद रखेंगे, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों। ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे, मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख। ठीक है, और अशोक का अन्य अभिलेखों में नाम क्या है और किन अभिलेखों में अशोक का नाम का उल्लेख है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला कुछ इंपॉर्टेंट जो अभिलेख हैं उन पर बात करते हैं। देखिए, हम बात क्या कर रहे हैं, मैंने बार बार मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ। देखिए, प्राचीन इतिहास में हम जान रहे हैं, प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोतों के अंदर हम बात कर रहे हैं पुरालेख, मुद्राशास्त्र, स्मारक अवशेष, मृदभांड, मूर्तिकला, चित्रकला। तो ये क्या है, पुरातात्विक सामग्रियां हैं, इनसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए दूसरा जो अभिलेख है दोस्तों वो है, पहला आपने देखा सम्राट अशोक का 2 अभिलेख आपने याद रखने हैं, मास्की और गुर्जरा अभिलेख। ठीक है, जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख हमें मिलता है। दूसरा देखिए, बोगाजकोई एशिया माइनर अभिलेख। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, बोगाजकोई एशिया माइनर अभिलेख, ठीक है, कब का अभिलेख है, आपको ये भी याद रखना है, कब का अभिलेख है, 1400 ईस्वी पूर्व का ये अभिलेख है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो बोगाजकोई एशिया माइनर अभिलेख है, ये कब का है, 1400 ईस्वी पूर्व का है, याद रखेंगे। और ये अभिलेख एशिया माइनर दोस्तों, जो एशिया माइनर है, ये आपका एक प्रायद्वीप है जो एशिया व यूरोप के बीच में है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। जो एशिया माइनर जो अभिलेख है दोस्तों, एशिया माइनर कहाँ है, ये एशिया माइनर एक प्रायद्वीप है और जो एशिया व यूरोप के बीच में है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस अभिलेख से जो है वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र के नाम मिलते हैं। इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि वैदिक आर्यों के जो वंशज थे वो एशिया माइनर में भी रहते थे। तो आपको ये तीनों फैक्ट याद रखना है बोगाजकोई एशिया माइनर अभिलेख से। ठीक है, कब का है अभिलेख, 1400 ईस्वी पूर्व का है। और आपको पूछा जा सकता है इस अभिलेख में दोस्तों किन के नाम मिलते हैं, तो याद रखें, वैदिक देवता जो हैं मित्र, वरुण और इंद्र, इनके नाम यहाँ से मिलते हैं दोस्तों, वैदिक देवता। और साथ ही साथ दोस्तों, इस अभिलेख से क्या ज्ञात होता है, इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि जो वैदिक आर्यों के जो वंशज थे वो एशिया माइनर में भी रहते थे, यानी कि एशिया व यूरोप के बीच में भी वो रहते थे, बीच के एरिया में। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है आपको कि बोगाज कोई एशिया माइनर अभिलेख से किन देवताओं के नाम मिले हैं, तो आपको याद रखना है मित्र, वरुण, इंद्र। ठीक है, चल उसके बाद अगला जो अभिलेख है दोस्तों वो है आपका वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख। आप सभी ने पढ़ा होगा, वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख जो है, यह दोस्तों यवन राजदूत होलियोडोरस का अभिलेख है। आपको पूछा जा सकता है सीधे कि यह अभिलेख किसका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख किसका है, तो होलियोडोरस का है, यवन राजदूत। और मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है यहाँ से, यानी कि इस अभिलेख से, इस स्तंभ लेख से क्या मिलता है, भागवत धर्म का जो है प्रमाण मिलता है। आपको पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख से भागवत धर्म का प्रमाण मिलता है, तो आपको याद रखना है वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से आपका मध्य भारत में भागवत धर्म का जो है प्रमाण मिलता है। ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे, किसका स्तंभ लेख है, होलियोडोरस का स्तंभ लेख है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख आपके अभिलेख थे। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य अभिलेख भी हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं, ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। शासक कौन है और किसका अभिलेख है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। देखिए, पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख, ये किसका है, ये है कलिंग राजा खारवेल का। तो पूछा जा सकता है आपको, ये कई बार पूछा भी गया है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किसका है, तो ये है कलिंग राजा खारवेल का। दूसरा है आपका जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, तो किसका है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ये है आपका रुद्रदामन का। ठीक है, उसी प्रकार
नासिक अभिलेख है गौतमी बलश्री का। प्रयाग स्तंभ लेख कई बार पूछा है, प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? तो ये है समुद्रगुप्त का। ठीक है, ठीक है। तो प्रयाग स्तंभ लेख कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। प्रयाग स्तंभ लेख और गिरनार अभिलेख भी कई बार पूछा है, किसका है? रुद्रदामन का है। और हाथी गुंफा अभिलेख जो है ये किसका है? ये है कलिंग राजा खारवेल का। तो ये सारे याद रखने हैं दोस्तों, आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। उसी प्रकार एहोल अभिलेख किसका है? ये है पुलकेशिन द्वितीय का। उसी प्रकार अगला जो है मंदसौर अभिलेख है, ये मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ठीक है, और उसके बाद ग्वालियर अभिलेख है, ये प्रतिहार नरेश भोज का है, ग्वालियर अभिलेख। उसी प्रकार अगला जो अभिलेख है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसका है? ये स्कंदगुप्त का है। ठीक है, और देवपाड़ा अभिलेख किसका है? ये है आपका बंगाल शासक विजयसेन का है। तो ये सारे अभिलेख आपको याद रखने हैं, इनके शासक याद रखने हैं, किस शासक का कौन सा अभिलेख है। ठीक है, तो आपने याद रखना है महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं इनको आपने याद रखना है, अभिलेख और शासक। ठीक है, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं, जैसे हाथी गुंफा अभिलेख है, ये किसका, किस शासक का है? कलिंग राजा खारवेल का है। ठीक है, तिथि रहित अभिलेख है, कोई तिथि नहीं है इसकी। और जूनागढ़ गिरनार अभिलेख है रुद्रदामन का। नासिक अभिलेख है गौतमी बलश्री का। प्रयाग स्तंभ लेख है, आप सभी जानते हैं, समुद्रगुप्त का। एहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का। मंदसौर अभिलेख है मालवा नरेश यशोधर्मन का। और ग्वालियर अभिलेख है आपका प्रतिहार नरेश भोज का। और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख है स्कंदगुप्त का। और देवपाड़ा अभिलेख है बंगाल शासक विजयसेन का। तो ये सारे अभिलेख आपको याद रखने हैं। उससे पहले भी मैंने आपको अशोक के शिलालेखों के बारे में बताया, वो भी आपने याद रखना है। बोगाज कोई एशिया माइनर अभिलेख है, वहाँ से किस देवता किस वैदिक देवता के नाम हमें मिले हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं, वरुण, इंद्र। ठीक है, तो ये सारे जो है आपको याद रखने हैं अभिलेखों से। ठीक है, और सम्राट अशोक का नाम जो है किन अभिलेखों में हमें मिलता है? मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख, ये मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला है दोस्तों मुद्रा शास्त्र। ठीक है, तो बात करें दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए जो पुरातात्विक हम सामग्रियां देख रहे हैं, उनमें आपका दूसरा जो है वो क्या है? मुद्रा शास्त्र। पहले हमने क्या देखा? अभिलेख। देखिए मुद्रा शास्त्र की बात करें तो मुद्रा शास्त्र यानी कि सिक्के। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में सिक्कों की अहम भूमिका है। तो किस प्रकार से दोस्तों सिक्कों से हम पता कर सकते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में, किस प्रकार के सिक्के उस समय चलते थे? ठीक है, पंचमार्क सिक्के उस समय चलते थे, यानी कि ठप्पा मारकर जो है सिक्के बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए देखिए भारत का पहला ज्ञात सिक्का। ठीक है, आपको ये याद रखना है, भारत का पहला जो ज्ञात सिक्का है वो कौन सा है? वो है आपका पंचमार्क सिक्का, जिसको हम आहत सिक्का भी कहते हैं। ठीक है, पंचमार्क सिक्का क्या होता है? पंच यानी कि ठप्पा मारकर ये बनाए जाते थे। ठीक है, और किस प्रकार के ये सिक्के होते थे इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया? सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? और सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए? ये तीनों फैक्टर आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ दोस्तों पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के एक ही चीज है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि भारत का पहला ज्ञात सिक्का कौन सा है, पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का, ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, अब ये पंचमार्क सिक्का क्या होता है इसको भी आप जान लो। ठीक है, ये सिक्के पंच या आहत तकनीकी से बनाए जाते थे। आहत का कहने का मतलब है ठप्पा मारकर ये सिक्के बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कोई लेख नहीं है। ठीक है, कोई लेख इन पर नहीं होते थे पंचमार्क सिक्कों में, किंतु विभिन्न प्रकार के चिन्ह जो है इसमें उत्कीर्ण होते थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है पंचमार्क सिक्के या जो आहत सिक्के हैं उन पर पेड़, मछली, हाथी, सांड आदि के चिन्ह बने होते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है जो पंचमार्क सिक्के हैं यानी कि जो आहत सिक्के हैं उनमें किन के चिन्ह होते हैं। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। पेड़, मछली, हाथी, सांड आदि के चिन्ह जो हैं पंचमार्क सिक्कों में मिले हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे भारत का पहला ज्ञात सिक्का कौन सा है? पंचमार्क सिक्का। यानी कि सिक्के से भी हम दोस्तों जो सिक्कों का जो किस प्रकार के उसमें सिक्के चले और ये सिक्के किस प्रकार से इनमें, जैसे देखिए पंचमार्क सिक्कों में पेड़, मछली, हाथी, सांड आदि के चिन्ह बने होते थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय जो है लोग जो है मछली के बारे में भी जानकारी रखते थे।
ठीक है, हाथी, सांड आदि के बारे में लोग जानते थे। तो कहीं ना कहीं इनसे भी हमें जो है प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया। तो ये क्वेश्चन फॉर्म में भी बनेंगे सीधे आपके। ठीक है, देखिए सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो ये किया इंडो ग्रीक शासकों ने। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है कई बार कि सबसे पहले सोने का सिक्का जो है किसने जारी किया, तो इंडो ग्रीक शासकों ने किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जो है कुषाण शासकों ने किया। ठीक है, दूसरा फैक्ट। तीसरा, सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किसने किए, सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गुप्त शासकों ने। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। पहला, सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया, इंडो ग्रीक शासकों ने किया। उसके बाद जो है सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो एक कुषाण शासकों ने किया। और सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो एक गुप्त शासकों ने किए। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, कोई भी आपको पूछा जा सकता है। और यहाँ से आपको भारत का पहला जो ज्ञात सिक्का है कौन सा है, पंचमार्क सिक्का, जिसको हम आहत सिक्का भी कहते हैं। और ये सिक्का दोस्तों 5वीं ईस्वी पूर्व का है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए मुद्रा शास्त्र से आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करें, अगला है स्मारक। देखिए स्मारक से हम किस प्रकार से प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। देखिए प्राचीन भारत इतिहास को जानने का यह एक प्रमुख स्रोत है स्मारक। इन इमारतों या स्मारकों, यानी कि स्मारकों को हम इमारत भी कहते हैं। ठीक है, तो इन इमारतों स्मारकों के अध्ययन से हमें जहाँ एक ओर उनका तकनीकी कौशल, रहन सहन व आर्थिक स्थिति का पता चलता है, तथा दूसरी ओर इससे उनके कला के प्रति दृष्टिकोण का पता चलता है। यानी कि जो स्मारक बने होते हैं, यानी कि जो प्राचीन समय में जो स्मारक बने हैं, इमारतें बनी हैं, उससे भी हम दोस्तों प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों इतिहास को, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। और साथ ही साथ इन इमारतों के अध्ययन से स्पष्ट होता है, यानी कि जो प्राचीन जो इमारतें हैं उनके अध्ययन से क्या स्पष्ट होता है, जहाँ उत्तर भारत में देखो किस शैली में दोस्तों इमारतें मिली। देखिए जहाँ उत्तर भारत में नागर शैली का प्रयोग किया जाता था, यानी कि उत्तर भारत में जो स्मारक या जो इमारतें बनती थी उसमें नागर शैली का प्रयोग मिला है। और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का प्रयोग मिला है। और उसी प्रकार मध्यवर्ती भारत में जो है बेसर शैली का प्रयोग मिला है। बेसर शैली मतलब ये आपका नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिक्स जो है रूप क्या कहा जाता है, बेसर शैली कहा जाता है। ठीक है, नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली का मिश्रण, ये दोनों का मिश्रण कौन सी शैली कहा जाता है, बेसर शैली। तो आपको याद रखना है। तो इमारतों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उत्तर भारत में नागर शैली का प्रयोग किया जाता था, द्रविड़ भारत में दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का प्रयोग किया जाता था, और मध्यवर्ती भारत में बेसर शैली का प्रयोग किया जाता था। और बेसर शैली दोस्तों नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। ठीक है, ये तीनों फैक्टर आपको याद रखने हैं। आगे बात करें मूर्ति कला की, तो मूर्ति कला में दोस्तों मूर्ति कला से किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास का यह एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, प्राचीन काल में जो मूर्तियां बनाई गई उससे जहां एक ओर उस काल की धार्मिक आस्थाओं का पता चलता है कि लोग किसकी पूजा करते हैं, किस भगवान को मानते हैं, और वहीं दूसरी ओर कला की विभिन्न शैलियों की भी जानकारी मिलती है, यानी कि किस प्रकार की शैली का प्रयोग उन लोगों ने किया है। तो इसका पता हमें मूर्ति कला से मिलता है। तो इस कला में मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो कला है वो डिस्टर्ब भी है। 3 प्रकार की कला दिखाई दी। कौन कौन सी 3 कला है इनके बारे में आपने देखना है। देखिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो कला डिस्टर्ब भी है वो है आपका पहला गांधार कला, दूसरा मथुरा कला, और तीसरा अमरावती कला। ये तीनों आपको याद रखने हैं नाम, गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला। ठीक है, याद रखेंगे गांधार कला जो है स्वाभाविकता पर बल देती है, और मथुरा कला में जो है विदेशी प्रभाव देखा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है किस कला में विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है मथुरा कला शैली में। और मथुरा कला दोस्तों आध्यात्मिकता पर जो है बल देती है मथुरा कला शैली। ठीक है, ये भी आप साथ याद रखेंगे। और अमरावती जो कला है ये मुख्य रूप से मुख्य बल इसका जो है कला के लिए है, यानी कि ये
कला में जो है मुख्य जो है बल है इसका, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ ये मथुरा और अमरावती जो कला है ये विशुद्ध भारतीय कला इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर आपको याद रखने हैं, ठीक है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में दोस्तों हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में आपको बताया। पुरातात्विक स्रोतों में पुरालेख बताया मैंने आपको, मुद्रा शास्त्र स्मारक, ठीक है। साथ ही साथ आपका मूर्ति कला, इसमें चित्रकला भी है, ठीक है। साथ ही साथ जैसे आपका अजंता की जो चित्रकला है, ठीक है। मृद भांड हो गया, आपके मिट्टी के बर्तन हो गए, जैसे आपका धूसर चित्रित मृद भांड हो गया आपका। तो ये कुछ आपके जो हैं जो आपने पहले देखे भी होंगे, इनमें हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के जो पुरातात्विक स्रोत हैं, उनमें हमने क्या देखा, पुरातात्विक स्रोतों में ही हमने जो है पुरालेख, मुद्रा शास्त्र, स्मारक, अवशेष, मृदभांड, मूर्तिकला, चित्रकला, इनके बारे में जाना। तो दोस्तों इसके बाद हम फिर जो है अगला जो हमारा क्लास रहेगा अगली, उसमें हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों के बारे में, ठीक है। तो ये चलते रहेगा दोस्तों, ये पार्ट 1 है आज का। और ऐसे ही दोस्तों हम इसको प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे पहले, उसके बाद मध्यकालीन, फिर उसके बाद आधुनिक, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। कैसा लगा आपको आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।